प्रिय बालकों, आज हम मैथिली शरण गुप्त द्वारा विरचित कैकेयी का अनुताप गीत का अनुशीलन करेंगे। कैकेयी का अनुताप साकेत से उद्धृत है। साकेत राम कथा श्रृंखला की श्रेष्ठ कृति है। राम कथा मूल रूप से वाल्मीकि रामायण से ली गई है। वाल्मीकि रामायण के बाद तुलसीकृत रामचरितमानस, रामचंद्रिका, उसी क्रम में साकेत का स्थान आता है। साकेत खड़ी बोली में लिखा गया श्रेष्ठ ग्रंथ है। उसी का एक अंश इंटरमीडिएट की कक्षा में रखा गया है। यह प्रश्न मूल रूप से हमारे पेपर में चौथे नंबर पर आता है, जो काव्यांश पर आधारित 5 प्रश्नों के उत्तर के रूप में रखा गया है। सर्वप्रथम मैं इस पाठ के कुछ पंक्तियों का सस्वर वाचन करूंगा और उसके बाद उस पर आधारित प्रश्नों को मैं हल करूंगा। आप ध्यान से सुनेंगे। तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे। टकटकी लगाए नैन सुरों के थे वे, परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे वे। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। यह अपना काव्यांश रहा। इसमें जो कठिन शब्द हैं उनका मैं अर्थ बता रहा हूँ और आप अपनी कॉपी पर अंकित करेंगे। तदनंतर इसका अर्थ होता है इसके पश्चात, इसके बाद। उटज, उटज का अर्थ है कुटिया। वितान, वितान शब्द का अर्थ है मंडप। तले, नीचे। दीप, दीप का अर्थ यहाँ पर जो अर्थ है लक्षणा के द्वारा इसका अर्थ तारा होगा, लेकिन दीप का अर्थ मूल रूप से दीपक होता है। टकटकी लगाना, एक टक देखना, निर्निमेष देखना, अपलक दृष्टि से देखना। नयन, आँख। सुर, देवता। परिणामोत्सुक, परिणाम के लिए उत्सुक, परिणाम जानने के लिए लालायित। भयातुर, भयभीत। उत्फुल्ल, प्रमुदित, प्रसन्न, विकसित। करौंदी कुंज, करौंदे का बगीचा। पुलक पूर्ण, आनंद से परिपूर्ण। गिरा, वाणी। नीर निधि, निधि का अर्थ होता है भंडार। नीर का अर्थ होता है पानी, जल, अम्ब, तोय। नीर निधि का अर्थ हुआ पानी का भंडार अर्थात सागर। अब जो 5 प्रश्न आता है इस पर, उसमें संदर्भ भी पूछ सकता है। एक पंक्ति को रेखांकित कर देगा, उसकी व्याख्या पूछेगा। साथ में जो वस्तु विधान है या शिल्प विधान, रस, छंद, अलंकार, इसके बारे में पूछ सकता है। तो सर्वप्रथम मैं संदर्भ बता रहा हूँ। मूल रूप से संदर्भ में 3 बातें बताई जाती हैं कि वो कविता या वो पाठ किस पुस्तक में वो उद्धृत है। दूसरी बात कि वो किस शीर्षक में है, आबद्ध है, और वो मूल किस स्रोत से लिया गया है, उसके रचयिता कौन। इसी को एक वाक्य में गठित कर देना ही संदर्भ है। तो इसका संदर्भ होगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कैकेयी का अनुताप शीर्षक से उद्धृत है।
अब मैं मैथिली शरण गुप्त की इस कविता पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हुए मूल रूप से इस काव्य खंड का व्याख्या करूँगा, तदुपरांत उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दूंगा। आप ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पद्यांश में पंचवटी की प्राकृतिक छटा का मनोहारी वर्णन किया गया है। प्रकृति के सौंदर्य का यह वर्णन उस क्षण का है जब वहाँ भरत सहित अयोध्या के वासियों का श्री राम से भेंट करने हेतु रात्रि सभा का आयोजन किया गया है। प्यारे बच्चों, यह कथा बहुत ही सुंदर और सुंदर छंदों में लिखा गया है। यह गेय है, ये जो पाठ हम लोगों का है वो गेय पाठ है, इसलिए मैंने उसको स्वर दिया। जो छांदस कविताएं हैं, छांदस कविताओं के द्वारा उसका अर्थ का अवगाहन अच्छे से होता है, इसलिए मैं उसका सस्वर वाचन किया हूँ। अब हम इस पाठ की पंक्तियों पर आधारित उसके आशय, अर्थ, व्याख्या को समझेंगे। भरत सहित अयोध्या वासियों के पंचवटी पहुँचने के पश्चात रात्रि में श्री राम की कुटिया के सामने सभा बैठाई गई है, जिसे देख ऐसा आभास हो रहा है कि मानो आकाश रूपी मंडप के नीचे बहुत से तारे रूपी दीपक जगमगा रहे हों। सभा में लिए जाने वाले महत्वपूर्ण निर्णय का परिणाम जानने के लिए उत्सुक देवता गण भी वहाँ एकटक निर्निमेष दृष्टि से, अपलक दृष्टि से नजरें गड़ाकर देख रहे हैं। सभी इस बात को लेकर भयभीत हैं कि भरत के करुणा से, दया से, उनके वचनों से प्रभावित होकर कहीं ऐसा न हो कि राम वापस चले जाएं और जिस उद्देश्य के लिए वो वन में, जंगल में आए हैं, वो उद्देश्य पूर्ण न हो सके। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य अनुपम था। खिले हुए करौंदी पुष्पों से भरे हुए बगीचे से रह रहकर आने वाली मंद शीतल व सुगंधित पवन वहाँ उपस्थित लोगों को पुलकित कर रही थी। वहाँ ऐसी मनोहर चांदनी छिटक रही थी जिसका अन्यत्र मिलना दुर्लभ है। वह सभा चंद्रलोक सी प्रतीत हो रही थी। अलौकिक दृश्यों से परिपूर्ण उस शांत सभा में श्री राम ने सागर सदृश अति गंभीर स्वर में बोलना प्रारंभ किया। ये हमारा जो पद्यांश है उसके बारे में बताया गया, उसकी व्याख्या है, संक्षिप्त व्याख्या है। मैंने इससे पहले आप लोगों को बताया कि उस पर आधारित 5 प्रश्न रहते हैं, जिसमें उसके कला पक्ष पर भी आधारित प्रश्न होता है। तो इसकी भाषा, जैसे प्रश्न पूछेगा कि ये जो पद्यांश है उसकी भाषा क्या है, उसकी भाषा खड़ी बोली है। खड़ी बोली में भी तात्समिक खड़ी बोली, तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है इसमें मैथिली शरण गुप्त ने। तो आप लिखेंगे परिष्कृत खड़ी बोली। अलंकार के रूप में उपमा, पुनरुक्ति प्रकाश, रूपक और अनुप्रास अलंकार का इसमें जगह जगह प्रयोग किया गया है। शैली प्रबंधात्मक है। जो कविता प्रबंध काव्य से लिया जाता है उसकी शैली प्रबंधात्मक होती है। एक कथा इसमें कथा जो है प्रबंध के रूप में उसके कथा का एक तारतम्य बना हुआ है, इसलिए इसकी शैली प्रबंधात्मक है। छंद, इस जो पद्यांश है या जो पूरे कैकेयी के अनुताप में जिस छंद का प्रयोग किए हैं, मालिनी छंद है। गुण प्रसाद है। शब्द शक्ति, अभिधा और लक्षणा, कहीं कहीं अभिधा का प्रयोग किए हैं, कहीं कहीं लक्षणा। जैसे मैंने दीप शब्द बताया, दीप का अर्थ होता है दीपक, लेकिन लक्षणा में वहाँ तारा है, तारा ही दीपक के रूप में आकाश में दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार इन चीज़ों के बारे में या इन भाषा, अलंकार, गुण, शब्द शक्ति, शैली, छंद, इसके बारे में प्रश्न पूछ सकता है। 2-2 नंबर के प्रश्न होते हैं। अब इस पर आधारित 5 प्रश्न जो दिए गए हैं अभ्यासार्थ, उसके बारे में मैं 5 प्रश्न बोल रहा हूँ। उसका आशय जैसे प्रश्न दे देगा। पहला प्रश्न कि उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। शीर्षक हम लिखेंगे कैकेयी का अनुताप, कवि का नाम मैथिली शरण गुप्त।
रेखांकित अंश की व्याख्या, मान लीजिए किसी भी पंक्ति को रेखांकित कर देगा, एक पंक्ति को, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी, हम व्याख्या शीर्षक डालेंगे, उसमें लिखेंगे कि इस पंक्ति के द्वारा राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त यह बताना चाहते हैं कि वहाँ जब सभी लोग शांत वातावरण में बैठे हैं, चुप्पी साधे बैठे हैं, उसी तत्क्षण श्री राम, प्रभु राम गंभीर स्वर में, समुद्र के समान गंभीर स्वर में उस तंद्रा को तोड़ते हैं, उस एकांत और चुप्पी को तोड़ते हैं और अपनी बात वहाँ रखते हैं। ये बात उसमें बताया गया है। अगला प्रश्न है, भरत किसे लेने चित्रकूट गए हुए हैं? आप सभी लोग जानते हैं, मैंने बताया भी, इससे पहले भी बताया है कि भरत जी श्री राम, अपने बड़े भाई श्री राम को लेने के लिए गए हैं। अयोध्या का अगला प्रश्न है, अयोध्या का राज्य किसे मिला था? अयोध्या का राज्य भरत जी को मिला था, जो वापस करने के लिए अपने भाई भरत जी श्री राम को वो राज्य देने के लिए और उन्हें मनाने के लिए चित्रकूट गए। प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? एक प्रश्न ये भी बन सकता है। अब यहाँ देखिए, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी, यहाँ प्रभु की वाणी की तुलना नीर निधि से किया गया है, समुद्र से किया गया है। तो प्रभु की जो वाणी है, जब भी उपमेय से उपमान की तुलना की जाए, जहाँ कंपैरिजन होता है, तुलनात्मक आशय स्पष्ट होता है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। इसलिए इसमें हम सीधे लिखेंगे कि इस पंक्ति में उपमा अलंकार है। इस प्रकार आज की कक्षा यहीं स्थगित की जाती है। कल से पुनः हम अगली कक्षा में के लिए पढ़ेंगे। अगले इसी पाठ के अगले काव्यांश को हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।